नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं इस कोविड-19 की हालात में आपको अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का खुसूसी तौर पे, ख़ास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे कई हादसे पेश आ रहे हैं कि जहाँ पे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर खेलने जाने नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है और उस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, उन सभी के साथ। मगर साथ ही में आपको अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। कई बातें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मीडिया पर आती हैं। उसमें सब में इम्पोर्टेंट जो हमेशा मेडिकल फील्ड में कहा जाता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, अपने हेल्थ को मेंटेन करने का प्रयास कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए। इस कोविड की परिस्थितियों में आपको हमको जीना सीखना पड़ेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे रखना सीखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि शायद और लंबा चले, मगर सिर्फ लॉकडाउन ही उसका इलाज नहीं है, उपाय योजना नहीं है। ये पिछले 3 महीनों में पूरी दुनिया में ये बातें सामने आई हैं। इसलिए आप सब लोगों से विनंती है कि अपना, अपने परिवार का, खास तौर पे बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों की पढ़ाई सब में ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट हो रही है, स्कूल की, कॉलेज की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएट्स की। और आने वाला समय, ये जो साल है, ये भी बड़ा कठिनाई का साल होगा, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, जो इस देश का, इस दुनिया का भविष्य है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कोविड की परिस्थिति से आप और हम सब जिस तरह से मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसे हम कायम रखें। दुख की बात यह है कि कई लोग आज भी दुनिया में, इस मुल्क में कोविड को भी मजहब के साथ जोड़ते हैं, भाषा के साथ जोड़ते हैं, प्रांत के साथ जोड़ते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। खुदा ने इस बीमारी के जरिए आपको, हमको ये बता दिया है कि कोई भी बीमारी कोई मजहब, भाषा, प्रांत और देश देख करके नहीं आती है। अब अगर हम आज ये कहें कि इस देश में ये जो कोविड की परिस्थिति बनी है, इसके लिए विदेश से जो लोग आए वो जिम्मेदार है, तो ये गलत नहीं होगा। सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस समय टाइम पर अगर उपाय योजना की होती तो हो सकता है कि ये कोविड की जो आज परिस्थिति देश में बनी है वो नहीं बनी होती। कुछ आंकड़े आपके सामने आज आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश में आज की तारीख में एक्टिव केसेस जो टोटल पाए गए थे वो 1,73,760 के करीब थे, जिसमें से अभी आज की तारीख में 87,000 केसेस एक्टिव है, 4,980 डेथ्स हो चुकी है। ये सारा डेटा सभी इंटरनेट पर अवेलेबल है। महाराष्ट्र एलोन में 59,546 केसेस पाए गए थे, जिसमें से आज की तारीख में एक्टिव 38,939 है और डेथ जो है 1,982 है। डेथ रेट इज 3.33%। गुजरात में, जो गुजरात मॉडल की बहुत बात की जाती है, जिस गुजरात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए पूरा फरवरी महीना उसमें खराब किया गया, और इस बारे में, इस कोविड की परिस्थिति से कैसे जूझना है, कैसे लड़ना है, उस पर बिल्कुल विचार विमर्श नहीं किया गया। ये हम साफ साफ कहते हैं। गुजरात में 15,562 एक्टिव केसेस, जिसमें से डेथ रेट पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट है, 6.17%, डेथ 960। अब ये जिम्मेदारी किसकी थी, क्या थी, ये सारे लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार इसमें बहुत बड़ी उनकी नाकामियां रही है। गुजरात के अंदर ही जो कोविड को जिस तरकीब से हैंडल किया जा रहा है, कोविड की परिस्थिति को, गुजरात हाईकोर्ट बेंच ने सुमोटिव इसका रिव्यू करने का फैसला किया, और जैसे ही उन्होंने उसका रिवीजन स्टार्ट किया और उसमें सारी खामियां पाई गई, भ्रष्टाचार पाया गया,
वेंटिलेटर्स का भ्रष्टाचार पाया गया, तब पूरी गुजरात की हाईकोर्ट की बेंच को रिप्लेस कर दिया गया। अगर जुडिशरी इस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, मीडिया इस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और जब ये स्तंभ कहीं अपनी आवाज को बंद कर देता है या जबरन उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, उस वक्त ये समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और यही हो रहा है इस देश में कि डेमोक्रेसी लगातार खतरे में गिरती चली जा रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये 6 साल में पहली मर्तबा आरबीआई के गवर्नर्स को रिप्लेस किया गया। लाखों करोड़ों रुपए का जो रिजर्व इस देश ने जमा किया था, उसे अपनी गलत नीतियों के चलते आरबीआई के फंड्स को, रिजर्व्स को यूज किया गया। ये जो रिजर्व फंड्स हैं, ये इस देश की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है। पूरी दुनिया में 2014 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $160 था 2014 में, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, मगर पेट्रोल और डीजल का भाव 70 से 75 रुपया था। आज क्रूड ऑयल का प्राइस पूरी दुनिया में $35 पर बैरल है, और आपके हमारे देश में आज भी पेट्रोल डीजल 70 से 75 रुपया है। ये वही केंद्र की सरकार है जो उस वक्त ये कहती थी कि पेट्रोल डीजल के भाव इतने ज्यादा क्यों हैं। आज ये वही केंद्र की सरकार है जहां पर क्रूड ऑयल का प्राइस पूरे देश में, जब पूरी दुनिया में जब $35 पर बैरल है, तब आपके हमारे इस देश में पेट्रोल और डीजल लोगों के ऊपर फिर भी 70-75 में मिलता है। ये जनता की आवाज है। लोगों ने पूछना होगा कि जब पूरी दुनिया में ऑयल का प्राइस नीचे गिरा है, तो क्यों हिंदुस्तान में लोगों के ऊपर ये पेनल्टी लागू है? क्यों लाखों करोड़ रुपए के टैक्सेस इसके जरिए वसूल किए जा रहे हैं? इससे ये बात साफ है कि जो इकोनॉमिकल इनका सिस्टम है, इकोनॉमिक्स का जो सिस्टम है, इनके बजट बनाने के जो तरीके हैं, इनके जो बजट्स में प्रावधान करने के तरीके हैं, वो गलत है। और इसीलिए अलग तरकीब से लोगों का टैक्स वसूल किया जा रहा है। आज तक पेट्रोल डीजल को, पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। लोग पूछते रह गए, मगर इस सरकार के पास में इसका कोई जवाब नहीं। इस देश का सब में बड़ा बजट, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर से रेलवे का सब में बड़ा बजट है। जब से ये सरकार आई है, तब से इसने पूरे रेलवे के बजट, हमने देखा कि अलग टेबल किया जाता था। फरवरी की 28 तारीख को रेलवे बजट होता था, और रेलवे बजट होने के बाद सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के बजट पेश किए जाते थे। मगर इस सरकार में आने के साथ में रेलवे बजट में क्या हो रहा है, इसके बारे में लोगों को बताना बंद कर दिया। कहाँ ट्रेन शुरू होगी, कहाँ ट्रैक्स डाली जाएगी, क्या बजट होगा, क्या रेवेन्यू होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा, ये सारी बंद कर दी गई है। इसी रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। कई रेलवेज की डेस्टिनेशंस जो है, पिछले साल भर में आपने देखा होगा, सुना होगा कि फला लाइन जो है प्राइवेटाइज हो गई, फला लाइन जो है प्राइवेटाइज हो गई, मगर देश को इसके बारे में बताने के लिए ये सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। अब जब कोविड की परिस्थिति बनी, तो इस सरकार ने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ कहा, और आज देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार को ये बताना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को, कि माइग्रेंट्स के ट्रेन के लिए 1 पैसा भी केंद्र सरकार ने खर्च नहीं किया। ये हम कहते रहे पहले भी कि जो लॉकडाउन से पहले ट्रेन का किराया था, वही किराया रेलवे मंत्रालय, केंद्र सरकार माइग्रेंट से वसूल कर रही है। मगर जो भक्त लोग हैं वो कमेंट करते थे कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं, 85% केंद्र सरकार दे रही है, 85% केंद्र सरकार दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये केंद्र सरकार ने माना कि हम माइग्रेंट ट्रेन के लिए 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस ट्रेन के, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, आरपीएफ का कहना है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस फोर्स का, कि 80 माइग्रेंट्स पिछले 27 दिनों में अपनी जान इन ट्रेनों में गंवा चुके हैं। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है
कि 372 माइग्रेंट्स जो अपने गांव जा रहे थे, अपने राज्य में जा रहे थे, उन्होंने अपनी जानें वाइल ट्रैवलिंग, टेम्पो, बस, ट्रक, साइकिल, रिक्शा, इसमें 372 माइग्रेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। रोड एक्सीडेंट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 37% जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, इसमें 37% माइग्रेंट्स की एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। माइग्रेंट्स को लेकर के, दिहाड़ी वर्कर्स को लेकर के ये सरकार कितनी सीरियस है, ये इस बात से साफ नजर आता है। ये वही सरकार है जो कह रही थी कि हमें सत्ता में लाइए, हमें एक मौका दीजिए, हम आएंगे तो फला चीज कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे। आपको एक फिगर बताना चाहता हूं कि 2014 में एम्प्लॉयमेंट का हिंदुस्तान में परसेंटेज 3.3% था अनएम्प्लॉयमेंट का, और 2020 जनवरी में सेंटर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस एजेंसी ने बताया है कि 2020 जनवरी में अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज 7.1% है। ये कोविड के पहले के स्टैटिस्टिक्स है, और ये स्टैटिस्टिक्स सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट पे मौजूद है। आज की तारीख में जनवरी से लेके अभी तक 12 करोड़ लोग, ये भी CMIE की रिपोर्ट है कि 12 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। ये इस मुल्क की परिस्थिति है। हमने देश में देखा कि मन की बात हो रही है, मगर गरीब की बात नहीं हो रही। आज गरीब आदमी सब में ज्यादा परेशान है। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लोग सब में ज्यादा परेशान है। 20 लाख करोड़ का जो दिया गया है, ऐसा कहा जाता है कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, मगर वो पैसे किसको जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसकी डिटेल आज तक के देशवासियों के सामने नहीं बताई गई है। किसान आज भी उसी तरह मर रहा है, गरीब आदमी के पास रोजगार नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद पड़ गई है, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की हालत खस्ता है। EMI हम 3 महीने के बाद तक के हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है, मगर EMI आपने एक्सटेंड किया, आपने इंटरेस्ट कहाँ माफ करवाया? बैंक अपना इंटरेस्ट उसी तरह लेने वाली है। तो क्या चीज मिली है गरीब आदमी को, आम आदमी को? आवाम को कुछ नहीं मिला है। खोखले वायदे, खोखले भाषण, जुमलेबाजी, इसके अलावा इस देश को पिछले 6 साल में कुछ नहीं मिला है। महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसके चलते हुए कोविड की परिस्थिति में इस सरकार को कैसे गिराया जाए, उसकी योजनाएं बनाई जाती है। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार खराब काम कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने आपके MLA और MP के जो फंड है, उसमें से CM रिलीफ फंड में कितने पैसे दिए? आपने क्या किया? राज्य के अंदर जो परिस्थिति बनी है, एविएशन केंद्र सरकार के हाथ में, रेलवेज केंद्र सरकार के हाथ में, फिनांस केंद्र सरकार के हाथ में, आपने कितने पैसे महाराष्ट्र को दिए? इसके फिगर्स आप जाहिर कीजिए, मगर केंद्र सरकार इसके फिगर्स भी जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि दिया ही नहीं है कुछ। इल्जाम लगाना है, सरकार गिरानी है, सरकार डिस्टेबलाइज करना है और झूठ पर झूठ बोलते जाना है। दोस्तों, ये देश और इसका भविष्य आपके हमारे सबके हाथ में है। कौन कैसा गवर्नेंस कर रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से मत देखिए, थोड़ा सा पढ़िए भी, इंटरनेट पे जाइए, जितनी मीडिया रिपोर्ट करती है, प्रिंट मीडिया रिपोर्ट करती है, उसे देखिए, पढ़िए, उसका एनालिसिस कीजिए। हम सच बोल रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए केंद्र सरकार में लोग सच बोल रहे हैं, कि वो झूठ बोल रहे हैं, या हम झूठ बोल रहे हैं, इसका
पता आपको करना है। परिस्थितियां आपके हमारे सामने हैं। इस कोविड-19 से आपको हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। आपको हमको अपनी कमर कसनी पड़ेगी और उसके लिए आपको हमको अपने परिवार का ध्यान, अपने बच्चों का ध्यान, उनके एजुकेशन का पूरा फोकस करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।